नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में आज जानते हैं मेजरमेंट की मदद के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रांसफार्मर, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसमें जो करंट मेजरमेंट के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, सीटीज यूज करते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं, क्या उनके वर्किंग प्रिंसिपल हैं और क्या उनके एडवांटेजेस हैं। जानते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उपयंत्र ट्रांसफार्मर क्या है। हमारे जो प्रैक्टिस में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी मेजरमेंट रेंज, करंट और वोल्टेज मेजरमेंट करने की मैक्सिमम लिमिट्स हैं, वो डायरेक्टली बहुत लिमिटेड हैं। उनसे बड़े मान के करंट या वोल्टेजेस के मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक पैरामीटर के मेजरमेंट करते हैं, लेबोरेटरीज में कोई रिसर्च वर्क है, या हमारे पावर सिस्टम का जो कॉमर्शियल अकाउंटिंग का काम है, उनके लिए जब हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का मेजरमेंट करते हैं, तो हमें जो हमारी नॉर्मल रेंज के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनकी करंट और वोल्टेज रेंज को एक्सटेंड करना जरूरी है, ताकि वो हाई वोल्टेज हाई करंट पे पावर, एनर्जी और दूसरे इलेक्ट्रिक पैरामीटर को मेजर कर सकें। हम अल्टरनेटिंग करंट सप्लाईज में ट्रांसफार्मर की मदद से हायर वोल्टेजेस या हायर करंट्स को रिड्यूस करके मेजरमेंट के लिए कन्वीनियंट बना सकते हैं। और ये जो करंट और वोल्टेज सिग्नल का जो रिडक्शन है, वो हम प्रोटेक्शन और कंट्रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेजरमेंट की मदद के लिए ट्रांसफार्मर का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या उपयंत्र ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे यहाँ एक करंट को रिड्यूस करने वाला करंट ट्रांसफार्मर दिखाया हुआ है, और आज की इस लर्निंग लेसन में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे, जिसमें एक या थोड़े से फेरों की प्राइमरी है और ज्यादा फेरों की सेकेंडरी का आउटपुट जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या कंट्रोल प्रोटेक्शन को देते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस होकर हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्रोटेक्शन कंट्रोल इक्विपमेंट्स की जो नॉर्मल रेंज है, उसी के कोटि का हो जाता है। एक उपयंत्र ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, न केवल सीरीज में कनेक्ट होने के बाद करंट को रिड्यूस करके मेजरमेंट या प्रोटेक्शन के उपयुक्त बना देता है, वो वोल्टेज को भी रिड्यूस करके मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए सुटेबल बना देता है। करंट को रिड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम करंट ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज को या पोटेंशियल को रिड्यूस करके सुटेबल बनाने वाले को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पीटी कहते हैं। ये जो सीटी और पीटी हैं, वो न केवल करंट और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करने का काम करते हैं, वो हमारी मेन पावर सर्किट और मेजरमेंट के सर्किट में एक तरह का इलेक्ट्रिक आइसोलेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें जो मेन पावर सिस्टम के हाई वोल्टेजेस से जो इलेक्ट्रिक शॉक के हजार्ड्स हो सकते थे मेजरिंग सर्किट्स में, उनसे सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की वर्किंग नॉर्मल ट्रांसफार्मर जैसी है। एक करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को हमारे मेन पावर सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, वहीं एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को मेन पावर सिस्टम के पैरेलल में फुल सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस लगा देते हैं। और एक करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के साथ सीरीज में करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कोई प्रोटेक्शन की रिले, वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर या पावर फैक्टर मीटर की करंट कॉइल को कनेक्ट किया जा सकता है। वहीं एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के पैरेलल में वोल्टमीटर, रिलेज के वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट्स या वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर की प्रेशर कॉइल को कनेक्ट किया जा सकता है। और अगर हम दोनों ही केस में देखें, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में लगे हुए इन एलिमेंट्स के इंपीडेंस को देखें, तो वो नेग्लिजिबल स्मॉल है। जब वो यहाँ सेकेंडरी की बहुत कम वोल्टेज पे काम करता है, तो उसकी जो पावर बर्डन है पूरे सर्किट में, वो नेग्लिजिबल स्मॉल आती है। इसी तरह से ये जो वोल्टमीटर या रिले के वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट हैं, ये इतने ज्यादा इंपीडेंस के हैं कि वो यहाँ सेकेंडरी में बहुत कम करंट ड्रॉ करते हैं और इस सेक्शन पे बहुत कम पावर लोडिंग बनाते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हैं, उनकी डिजाइन में एक्यूरेसी डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटीज हैं, वो कुछ VA मात्र रहती हैं। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर न केवल मेजरिंग सर्किट को हाई वोल्टेज के पावर सर्किट से इलेक्ट्रिक आइसोलेशन देकर इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। एक बड़ा फायदा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यह है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के साथ एक से ज्यादा मेजरिंग, प्रोटेक्शन और कंट्रोल के इक्विपमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सीटी के साथ इन सब इक्विपमेंट्स के करंट एलिमेंट को सीरीज में कनेक्ट करना है, और पीटी के साथ सारे मेजरिंग, प्रोटेक्शन और कंट्रोल इक्विपमेंट के वोल्टेज सेक्शंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो हम एक ही पीटी
या सीटी से एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं और एक साथ मेजरमेंट, प्रोटेक्शन और कंट्रोल सभी तरह के कामों को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अनुसार कर सकते हैं। करंट ट्रांसफार्मर के एक रूप को क्लैंप ऑन मीटर या टोंक टेस्टर कहते हैं और ऐसे टोंक टेस्टर में जो मैग्नेटिक कोर है वो जबड़ानुमा होती है और इस लीवर को दबाकर इस जबड़े को खोलकर जब हम कंडक्टर को कोर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट एक प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है और हायर नंबर ऑफ टर्न्स की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ जो एसोसिएटेड मेजरिंग सिस्टम है वो बिना सर्किट को ब्रेक किए हुए डायरेक्ट सेफली सर्किट के करंट को मेजर कर सकता है। तो हम करंट मेजरमेंट के दौरान लाइव मेजरमेंट भी बिना सर्किट को इंटरप्ट किए कर सकते हैं। हमने समझा कि एक करंट ट्रांसफार्मर की मदद से जो लाइन में हाई मैग्नीट्यूड का करंट है उसे प्रोपोर्शनली अनुपातिक रूप से हम ट्रांसफार्मर की मदद से कम करके यहाँ मेजरमेंट, प्रोटेक्शन या कंट्रोल की एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सीटी को जब सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो सीधी लाइन है वो हमारी प्राइमरी के कंडक्टर को इंडिकेट कर रही है और बहुत ज्यादा फेरों के बाद ये जो बाहर सेक्शन है यहाँ हम मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट जोड़ सकते हैं और इस पूरे सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन को हम सीटी का प्रेजेंटेशन कहते हैं। जब हम इस तरह से सीटी की मदद से प्रोटेक्शन या मेजरमेंट करते हैं तो हमारा जो हाई वोल्टेज का पावर सिस्टम है और मेजरिंग सिस्टम है उसमें आपस में कोई इलेक्ट्रिक कांटेक्ट नहीं होने से एक इलेक्ट्रिक आइसोलेशन प्राप्त हो जाता है और हमें हाई वोल्टेज के जो इलेक्ट्रिक शॉक है उनसे एक सेफ्टी यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते समय हम ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसे लाइन में लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के साथ सारे मेजरमेंट, प्रोटेक्शन और दूसरे इक्विपमेंट के करंट एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं और इन सब एलिमेंट्स के जो इंटरनल इंपीडेंस है वो नेग्लिजिबल स्मॉल होने से यहाँ सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफार्मर पे लगाया गया इंपीडेंस ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट कंडीशंस मेंटेन करता है और उसका जो रिफ्लेक्टेड इंपीडेंस यहाँ प्राइमरी साइड में भी नेग्लिजिबल स्मॉल आता है। तो हम पाते हैं कि एक सर्किट में करंट ट्रांसफार्मर लगाने के बावजूद भी सीरीज इंपीडेंस में चेंजेस नहीं आने से लाइन के करंट पे जो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है उस पे कोई फर्क नहीं आएगा। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट हमेशा लोड की लाइन करंट बनी रहती है। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में करंट स्टैंडर्डाइज 1 एम्पियर या 5 एम्पियर हमें प्राप्त करना है और डिपेंडिंग अपॉन प्राइमरी सर्किट करंट हम प्राइमरी वाइंडिंग में एक बड़े क्रॉस सेक्शन का लाइन करंट कैरी करने की कैपेसिटी वाला या तो एक ही फेरा जो यहाँ बीच में इंसर्ट होकर निकल जाएगा या यहाँ इन पोजीशंस पे प्राइमरी वाइंडिंग को जब हम लाइन में सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ एक से ज्यादा फेरे भी प्राइमरी वाइंडिंग में हो सकते हैं। लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग के जो कंडक्टर्स उनमें सफिशिएंट क्रॉस सेक्शन है और फुल लाइन करंट कैरी करने की कैपेसिटी होती है। वहीं जो सेकेंडरी वाइंडिंग हम कोर के साथ लगाते हैं इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो डिपेंडिंग अपॉन प्राइमरी सर्किट करंट एक रेशो जो टर्न्स रेशो के हिसाब से बनता है फेरों के अनुपात के अनुसार एक अनुपातिक धारा यहाँ रिड्यूस्ड 1 एम्पियर या 5 एम्पियर के ऑर्डर की बना देते हैं। हालांकि एक करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में कम फेरे हैं, सेकेंडरी में ज्यादा फेरे हैं, ये एक तरह का स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर है। लेकिन क्योंकि इसकी प्राइमरी सेक्शन पे जो इंपीडेंस आ रहा है वो नेग्लिजिबल स्मॉल होने पर फुल लाइन करंट के फ्लो पर भी यहाँ नेग्लिजिबल स्मॉल वोल्टेज आती है तो यहाँ सेकेंडरी पे भी बहुत ज्यादा वोल्टेज डेवलप नहीं होती हैं और क्योंकि सेकेंडरी सर्किट का ये जो सीरीज इंपीडेंस है वो भी नेग्लिजिबल स्मॉल है तो हम पाते हैं कि यहाँ प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल सेकेंडरी में जहाँ ज्यादा टर्न्स हैं करंट का मैग्नीट्यूड तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन सेकेंडरी साइड में बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी। एक करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स काफी ज्यादा हैं और डिजाइन के हिसाब से 1 एम्पियर या 5 एम्पियर का जो रेटेड सेकेंडरी करंट है वो करंट यहाँ फेरों के साथ मल्टीप्लाई होकर इतना एमएमएफ बना लेगा सेकेंडरी साइड में कि वो प्राइमरी में फुल लाइन करंट के साथ प्राइमरी के फेरों में जो एमएमएफ बन रहा है उसको इक्वल कर लेगा। तो ऐसा समझा जा सकता है एक करंट ट्रांसफार्मर वास्तव में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी में नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है और फेरों के अनुपात में वो वोल्टेज हालांकि थोड़ा इंक्रीज होकर सेकेंडरी में आएगी लेकिन वो भी इतनी कम है कि वो इस लो इंपीडेंस के सर्किट में प्राइमरी सर्किट के प्रोपोर्शनल एक रिड्यूस्ड करंट मैग्नीट्यूड सर्कुलेट कर देगी और इस सारे प्रोसेस में प्राइमरी का जो लाइन करंट है वो सिटी लगाने पे भी अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। वो ओरिजिनल सर्किट की
लोड करंट के बराबर मैग्नीट्यूड का ही रहेगा। तो एक हमारी मेजरमेंट में अप्रोच होती है कि इंस्ट्रूमेंट लगाने पे सर्किट की कंडीशंस इंस्ट्रूमेंट की लोडिंग से चेंज नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ करंट ट्रांसफार्मर मेंटेन करेगा। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में लाइन करंट फ्लो करता है और इसका एक कंपोनेंट ट्रांसफार्मर की कोर में मैग्नेटाइजिंग करंट के रूप में वर्किंग फ्लक्स बनाता है और एक दूसरा कंपोनेंट कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स के प्रोडक्शन के दौरान जो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेज होते हैं उनकी पूर्ति करता है। और सेकेंडरी साइड में क्योंकि ज्यादा फेरे हैं तो सेकेंडरी करंट का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा और ये सेकेंडरी करंट एक शॉर्ट सर्किटेड जैसे सर्किट में जहां बहुत सारे एमीटर या वोट मीटर की करंट कॉइल जैसे मेजरमेंट एलिमेंट हैं या कोई प्रोटेक्शन का रिले का करंट एलिमेंट है, उनका जो स्मॉल इंपीडेंस है उसमें बहुत थोड़ी सी वोल्टेज से ही एक प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल सेकेंडरी करंट बनाता है और इस करंट का रिफ्लेक्शन जो प्राइमरी साइड में आता है वो प्राइमरी करंट के एमएमएफ को बड़े मैग्नीट्यूड में कंपनसेट कर देता है और बहुत ज्यादा लाइन करंट होने के बावजूद भी कोर में जो वर्किंग फ्लक्स है वो नो लोड करंट जैसा कंट्रोल्ड अमाउंट का रहता है, क्योंकि प्राइमरी के एमएमएफ का असर, हालांकि प्राइमरी करंट बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइमरी एमएमएफ के असर को बहुत ज्यादा फेरों में बहुत थोड़े से करंट से ही हम कंपनसेट कर देते हैं। हालांकि एक करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में फुल लोड करंट बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का होने के बावजूद भी कम फेरों की इस प्राइमरी सेक्शन को एक बहुत थोड़ा सा सेकेंडरी करंट ज्यादा फेरों के द्वारा जो बने हुए एमएमएफ है उससे कंपनसेट कर देता है और बहुत ज्यादा लोड करंट होने के बावजूद भी कोर में जो वर्किंग फ्लक्स है वो नो लोड करंट कंपोनेंट जैसा ही कम बना रहता है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि कोर में वर्किंग फ्लक्स कम मैग्नीट्यूड का है, भले ही प्राइमरी सर्किट में वाइंडिंग में करंट काफी ज्यादा है, कोर में वर्किंग फ्लक्स केवल नो लोड करंट के स्मॉल मैग्नीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग होने के कारण हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस बहुत ज्यादा वोल्टेज डेवलप नहीं होगी। करंट ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल में एक बहुत जरूरी प्रिकॉशन सेकेंडरी के सर्किट को हमेशा क्लोज कंडीशन में मेंटेन करना है। अगर प्राइमरी एनर्जाइज लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और उसमें फुल लोड करंट फ्लो कर रहा है और एक्सीडेंटली किसी इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करते समय सेकेंडरी का सर्किट अगर ओपन हो जाएगा तो सेकेंडरी सर्किट में जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके द्वारा कोई एमएमएफ प्राइमरी के एमएमएफ को काउंटर कंपनसेट करने के लिए जब नहीं बनेगा तो फुल लाइन करंट से बनने वाला हाई एमएमएफ कोर में इतना ज्यादा वर्किंग फ्लक्स बना देगा कि इन सेकेंडरी के फेरों में बहुत ज्यादा वोल्टेज जनरेट होने से वो सेकेंडरी सर्किट में लगे हुए मेजरिंग और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के इंसुलेशन को भी डैमेज कर सकती है और किसी ऑपरेटर को जो इस सर्किट के कांटेक्ट में है उसे इलेक्ट्रिक शॉक से भी नुकसान कर सकती है। इस ओपन सर्किट कंडीशन में जो कोर में फ्लक्स बहुत ज्यादा बना है वो कोर को डीप सैचुरेशन कंडीशंस में ले जाता है, उससे कोर की लीनियरिटी डैमेज हो जाती है और ऑनवर्ड्स ऐसी सीटी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो डिजाइन प्रोपोर्शनल रेशियो है वो मेंटेन नहीं कर पाती और हमेशा के लिए खराब हो जाती है। इस घटनाक्रम को फेजर डायग्राम से भी समझ सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब सेकेंडरी कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी का एमएमएफ बन रहा होता है तो प्राइमरी के एमएमएफ का काफी हिस्सा कंपनसेट होने से नो लोड करंट के एमएमएफ का वर्किंग फ्लक्स ये वोल्टेज सेकेंडरी साइड में जनरेट करता है। लेकिन जब सेकेंडरी ओपन हो गई है, सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं है तो उसका कोई कंपनसेशन यहाँ प्राइमरी में नहीं बनेगा, तो फुल प्राइमरी करंट जो नो लोड करंट से कई गुना ज्यादा हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा जब वर्किंग फ्लक्स जनरेट होगा तो सेकेंडरी की वोल्टेज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी जो न केवल हमारे मेजरिंग और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के इंसुलेशन को डैमेज करेगी, ऑपरेटिंग पर्सनल के लिए इलेक्ट्रिक शॉक के भी खतरे बना देगी। एक सीटी के ऑपरेशन के दौरान सेकेंडरी सर्किट कभी भी ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए। अगर सेकेंडरी का साइड में कोई इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हुए या कोई मेंटेनेंस करते हुए ओपन सर्किट कंडीशंस आ जाएगी तो वर्किंग फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के बहुत ज्यादा होने से हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन डैमेजेस हो जाएंगे, नजदीक के कांटेक्ट में आए हुए किसी ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है। कोर में जो डीप सैचुरेशन हायर फ्लक्स कंडीशंस पे होगा उससे कोर की लीनियरिटी खत्म हो जाएगी और मेजरमेंट में इतनी ज्यादा एरर्स आने लगेगी कि हमारी सीटी अब उपयोगी नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थितियों में एक सीटी की सेकेंडरी कॉइल के सीरीज में लगे हुए एमीटर या वोटमीटर, एनर्जी मीटर की करंट कॉइल्स या रिले के करंट सेंसिंग एलिमेंट्स हैं, इन्हें जब हम रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो सर्किट है उसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन
होना चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट को हटाने से पहले सर्किट में एक शॉर्ट सर्किट पहले बनाएगा और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आउट होगा। तो यहाँ एक डबल कॉन्टैक्ट सिस्टम होता है लीवरेज के साथ, और जब हम इंस्ट्रूमेंट को विड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट लीवर एक्शन इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टैक्ट्स को एक्सटर्नली शॉर्ट कर देती है ताकि सेकेंडरी का जो सर्किट है वो कभी भी ओपन नहीं हो, और उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सर्किट के शॉर्ट होने के बाद अगर बाहर भी आ जाता है तो सेकेंडरी जो हमारा सीटी का सर्किट है उसमें कोई ओपन कंडीशंस नहीं आई है और इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स भी जनरेट नहीं होगी। एक सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो सीरीज में सारे एलिमेंट्स होते हैं उनका इंपीडेंस इतना कम होता है कि वो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट कंडीशंस पे एक नेग्लिजिबल स्मॉल पोटेंशियल्स पे काम करती हैं, और ऐसी स्थिति में सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल होता है। तो एक सर्किट में लोड को जब सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और बीच में चाहे सीटी लगाएं या नहीं लगाएं, सर्किट के करंट पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन टर्न्स रेशो के अनुसार जो प्राइमरी का लोड करंट है वो हायर नंबर ऑफ टर्न्स की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें एमएमएफ बैलेंस के अनुसार रिड्यूस होकर एक स्मॉल मैनेजेबल मैग्नीट्यूड के साथ मेजरमेंट, प्रोटेक्शन और कंट्रोल की दूसरी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो सकता है। अगर हमारा करंट ट्रांसफार्मर एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता, उसकी कोर की इनफाइनाइट परमेबिलिटी होती और उसे किसी मैग्नेटाइजेशन करंट की वर्किंग फ्लक्स बनाने के लिए जरूरत नहीं होती, कोर में किसी भी प्रकार के हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस के भी कंपोनेंट्स नहीं होते, तो हम पाते कि प्राइमरी का करंट और सेकेंडरी का करंट है वो टर्न्स रेशो के अनुसार ही होता। लेकिन एक एक्चुअल करंट ट्रांसफार्मर में वर्किंग फ्लक्स बनाने के लिए जो नो लोड करंट का रिक्वायरमेंट है उसका एक कंपोनेंट कोर की परमेबिलिटी के अनुसार मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाता है और एक दूसरा कंपोनेंट कोर में हिस्टैरिसीस और एडी करंट के लॉसेस के अनुसार लॉस कंपोनेंट कहलाता है। और इन कंपोनेंट्स के कारण जो प्राइमरी का करंट और सेकेंडरी का करंट है वो टर्न्स रेशो के अनुसार नहीं होता। टर्न्स रेशो के अनुसार तो प्राइमरी करंट का एक कंपोनेंट बनता है और प्राइमरी करंट का एक दूसरा कंपोनेंट, ये ट्रांसफार्मर कोर की नो लोड करंट भी है। और इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट के रेशो को टर्न्स रेशो से जो डिफरेंस होता है उसे हम अगर सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करें तो वो जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट है और जो सेकेंडरी रिड्यूस करंट है उसके रेशो के साथ टर्न्स रेशो को जोड़ने पर प्राइमरी और सेकेंडरी का नॉमिनल रेशो आता है। तो जो नॉमिनल रेशो है वो एक्चुअल टर्न्स रेशो के साथ एक रिलेशन रखता है और एक ट्रांसफार्मर में हम एक्चुअल टर्न्स रेशो को इस कोर लॉस करंट और प्राइमरी करंट के रेशो के अनुसार कंपनसेट कर दें तो हमें डिजायर्ड नॉमिनल रेशो टर्न्स रेशो को मॉडिफाई करके प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से टर्न्स रेशो और नॉमिनल करंट रेशो में जो डिफरेंस है उसे हम रेशो एरर कहते हैं, और रेशो एरर का जो मुख्य कारण है वो कोर में होने वाले लॉसेज हैं। और इन लॉसेज को हम कम रखने के लिए जो कोर का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा परमेबिलिटी की न्यू मेटल इस्तेमाल करते हैं और वर्किंग फ्लक्स डेंसिटीज को काफी कम रखते हैं। और उसके लिए हम जो सीटी की ट्रांसफार्मर कोर लेते हैं उसके काट क्षेत्रफल को, क्रॉस सेक्शन एरिया को काफी ज्यादा रखा जाता है। तो एक करंट ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग तो कुछ VA 20 या 50 VA हो सकती है, लेकिन उसका जो फिजिकल साइज है आयरन फ्रेम का वो एक नॉर्मल पावर ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग जैसा हो सकता है। अगर एक सीटी का इस्तेमाल करंट मेजरमेंट या किसी करंट रिलेटेड प्रोटेक्शन में किया जा रहा है तो प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट के बीच में टर्न्स रेशो की बजाय कोई और जो अंतर आता है जिसका कारण रेशो एरर है वही ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। और रेशो एरर को हम कम रखने के लिए कोर में होने वाले जो लॉसेज हैं उन्हें कम रखते हैं, कोर को ज्यादा परमेबिलिटी के म्यू मेटल जैसे मटेरियल से लेते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रख के वर्किंग फ्लक्स को कम रखकर कोर लॉसेज को कम रखने की डिजाइन की जाती है। लेकिन अगर हम पावर या एनर्जी रिलेटेड मेजरमेंट करते हैं तो हम करंट में जो सेकेंडरी का रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट आता है और प्राइमरी करंट के बीच में ये जो फेज डिफरेंस एंगल आया है, ये जो एंगुलर डेविएशन है दोनों में, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी के रिफ्लेक्टेड करंट में, वो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि ये जो एंगुलर डेविएशन या फेज एंगल एरर आने का जो मुख्य कारण है वो नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट है। तो कोर में अगर हम मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट को कम रख देते हैं तो इस तरह के एंगुलर डेविएशन जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटाइजिंग करंट और प्राइमरी करंट के रेशो के अनुसार अगर हम डिग्री में कैलकुलेट करें तो इस पीली हाईलाइट के अनुसार अप्रोक्सीमेटली होता है। और अगर कोर में मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करना है तो कोर की परमेबिलिटी इंक्रीज करनी होगी, कोर में क्रॉस सेक्शन एरिया तो इंक्रीज करना है लेकिन लेंथ कम रखनी है। बीच में जो गैप्स हैं, जो एयर के गैप आते हैं
स्टैंपिंग को जोड़ने के लिए, उनमें रिलेक्टेंस जो इंक्रीज हो जाता है उसे रोकने के लिए कोर को टोरॉइडल शेप में एक जॉइंटलेस कॉन्फ़िगरेशन में भी बनाया जा सकता है। जब हम करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल पावर या एनर्जी मेजरमेंट के लिए करते हैं तो फेज एंगल एरर को कैलकुलेट करके मेजरमेंट में होने वाली एरर्स को कंपनसेट किया जा सकता है और इस एरर को मैग्नेटाइजिंग करंट कम करके कम भी रखा जा सकता है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको करंट ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और जो प्रोबेबल रेशियो एरर और फेज एंगल एरर के कारण और उनको किस तरह से हम कम रख सकते हैं वो समझ में आ गए होंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो से आपका इलेक्ट्रिक मेजरमेंट सब्जेक्ट मजबूत होगा और दूसरी प्लेलिस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ को शार्प बनाएगी, आपकी एग्जाम और प्रोफेशनल लाइफ में परफॉर्मेंस को सुधारेगी। आपको अगर हमारे चैनल और टीम से एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट चाहिए तो चैनल की ईगर टू लर्न मेंबरशिप ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक की वेबसाइट लिंक पर स्टडी मटेरियल की सर्च करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।